हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की तैयारी भी बहुत ही धाकड़ तरीके से कर रहे होंगे। और इस धाकड़ तैयारी करने के लिए फाइनली झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने आप लोगों के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया है। जी हाँ, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए एग्जामिनेशन 2025 के प्रिपरेशन के लिए मॉडल प्रश्न पत्र को पब्लिश किया है। और प्रत्येक सब्जेक्ट का जैक बोर्ड ने प्रत्येक सब्जेक्ट का एक एक मॉडल प्रश्न पत्र को जारी किया है। और आप लोगों को लगातार इसी चैनल पे मॉडल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। आप सभी का सॉल्यूशन जरूर देख लेंगे, क्योंकि मॉडल प्रश्न पत्र आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों होता है महत्वपूर्ण? इसलिए होता है कि आप लोग का जो एग्जाम में प्रश्न आने वाला है बच्चों, ये इसी मॉडल प्रश्न पत्र के पैटर्न पे आने वाला है। और कई प्रश्न तो आपके इस मॉडल प्रश्न पत्र से भी रहने वाले हैं। तो आपके लिए ये मॉडल प्रश्न पत्र बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सभी मॉडल प्रश्न पत्र का प्रत्येक सब्जेक्ट का सॉल्यूशन जरूर कर लेंगे। सभी का सॉल्यूशन आपको हमारे इस चैनल मिशन 2 पे कराया गया है, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, जाकर प्लेलिस्ट में देख लेंगे और प्रत्येक सब्जेक्ट का मॉडल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन कर लेंगे। वहां पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी का मॉडल प्रश्न पत्र का और प्रत्येक सब्जेक्ट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को जो जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र है, उसमें क्लास 10 के गणित का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। और इसमें मेरे बच्चे, जितने भी बच्चे मैथ से डरते हैं ना, बहुत ही सरल तरीके से कराएंगे। ठीक है, इतने सरल तरीके से कि जो बच्चे मैथ से डरते हैं, कांपते हैं, फिर ठीक है, वो भी आज मैथ में धुआं धुआं कर देंगे। तो आइए मेरे बच्चे शुरू करते हैं और सभी प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं कि इस का जो मैथ में है पैटर्न क्या रहने वाला है आप लोगों का एग्जाम में। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टोटल प्रश्न जो है कितने हैं, 52 प्रश्न है। ठीक है, और 52 प्रश्न में से 1 से लेके 30 तक आपका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है और 31 से लेके 52 तक आपका सब्जेक्टिव रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव का प्रत्येक का जो क्वेश्चन का नंबर देने वाले हैं वो एक एक नंबर, और 31 से लेके 52 में जिसमें से 2 नंबर का भी, 3 नंबर का भी और 5 नंबर का भी सब्जेक्टिव सवाल रहने वाला है। ठीक है, तो आइए मेरे बच्चे शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग 1 से लेके 30 तक का जितने भी प्रश्न हैं वो सारे को बहुत ही सरल तरीके से आप लोग को हम सॉल्व करके बताने वाले हैं। आइए सबसे पहला प्रश्न को अगर इसमें देखें हम, क्या दिया गया है कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 27 के शून्यक है। ठीक है, क्या दिया है, द जीरो ऑफ पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 27 आर, है ना। देखिए इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश वाले क्वेश्चन में ध्यान देंगे, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में ध्यान देंगे। ठीक है, तो इसमें शून्यक निकालने बोल रहा है इस समीकरण का, और यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा शून्यक होगा इसमें आपको बताना है। चलिए यहां से हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पे बच्चों कि एक्स स्क्वायर माइनस 27। ठीक है, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 27, और शून्यक निकालने बोलेगा तो बराबर में क्या लिख देना, 0 लिख देना। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 27 जो है बाबू माइनस में है, बराबर का अगर इधर में हम लाते हैं तो प्लस में 27 हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर जो है इधर आके आपका किस में हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 27, और ये प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा, क्योंकि अंडर रूट प्लस और माइनस दोनों में होता है। 27 को अगर मेरे बच्चे तोड़ते हैं तो कितना से टूटता है, तो ये 3 गुना 3 हो जाता है। ठीक है, और आप लोग को पता होगा कि अंडर रूट से हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 का जोड़िया मिलाते हैं। तो देखो 3 और 3 मिल गया तो ये अंडर रूट से बाहर निकल गया, और ये 3 नहीं मिला तो ये अंडर रूट के अंदर ही रह गया। ठीक है, और ये प्लस और माइनस दोनों में था तो ये प्लस और माइनस दोनों में हो जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन है मेरे बच्चे, तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी है। तो मार दो बच्चों, बी वाले ऑप्शन सही। ठीक है, ऐसे आप लोग को टिक कर देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 अंडर रूट 3 इसका उत्तर हो जाएगा प्लस और माइनस में। बाकी 3 ऑप्शन जो है ये गलत दिए हुए। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे नंबर सवाल पे, कि यदि किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो इसमें कितने शून्य होते हैं। देखिए आप लोग को इससे पहले का जो मॉडल प्रश्न पत्र आया था 2024 में, उसमें किस इस तरीके से दिया हुआ था, कार्तीय तल दिया हुआ था, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष दिया हुआ था, और इसमें बोला था इस तरीके से कोई रेखा खींच देता था और बोलता था कि ये एक्स में कितना बार कटा हुआ, वही इसका आंसर होता था, यही होता था ना। लेकिन इसमें थोड़ा सा वही क्वेश्चन है बाबू, वही क्वेश्चन है, बस पलट दिया है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, देखिए आप लोग को रटना नहीं है बाबू, समझना है। जितना रट करके आए हो ना फंस जाओगे। ठीक है, इसलिए बोलते हैं समझने पर ध्यान दो। क्या है दूसरा नंबर, कि यदि किसी बहुपद का एक्स अक्ष पर 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, मान लो कि ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष, और इस पे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, 3 बिंदुओं पर, 1 बिंदु 2 बिंदु और 3 बिंदु। देखो ये एक यहां कर गया प्रतिच्छेद, ठीक है, और एक यहां कर गया प्रतिच्छेद, 1 2 और 3।
ठीक है, तो कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है? 3 बिंदु पर, तो इसमें कितने शून्य होंगे? तो 3 शून्य होंगे। जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उतना शून्य होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। बात समझ में आया? इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश वाले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। क्या दिया हुआ है? दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? एकदम बच्चा वाला सवाल, एकदम बोलते हैं लॉलीपॉप सवाल पूछ दिया है ना। हाउ मेनी रेशनल नंबर्स कैन देयर बी बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, यानी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होता है? अनंत भैया, क्लास 9th में पढ़ करके आए हो, अनंत। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग दो क्रमिक, क्या लिखा हुआ है? दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? ठीक है, क्रमिक का मतलब होता है लाइन से। अगर दो क्रमिक, दो लाइन से अगर दो सम संख्या दी गई है तो उसकी जो एचसीएफ निकलेगा वो कितना निकलेगा? 2 निकलेगा मेरे बच्चे, तो याद रखिएगा। ठीक है, व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, है ना, मतलब कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? तो 2 होगा, याद रखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दो क्रमिक क्रमागत हम संख्या ले लेते हैं, जैसे 2 और 4, तो दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो 2 ही निकलेगा। ठीक है, इसी प्रकार हम ले लेते हैं 16 और 18, देखो दो सम संख्या है और क्रमागत है, लाइन से है, तो इसका भी अगर हम एचसीएफ निकालेंगे मेरे बच्चे, तो इसका भी आपका 2 ही निकलेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि दो सम संख्याओं का अगर क्रमागत है, लाइन से है ना, तो वो उसका एचसीएफ 2 होगा। और यही सवाल थोड़ा सा पलट देगा मेरे बच्चे, क्योंकि हर तरीके से सवाल आपको लोग को याद रखना होगा। अगर बोल देगा कि दो क्रमिक विषम संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, तो 1 होगा। ठीक है, विषम संख्या पूछेगा तो 1 और सम संख्या पूछेगा तो 2 होगा। इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर सवाल पे। क्या दिया है मेरा बच्चा? कि दो चरों x y में रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, तो कितने अधिकतम हल संभव है? देखो यहाँ पे दो गो चर दिया हुआ है, एक चर रहता तो उसका एक ही हल होता, लेकिन दो गो चर दिया है तो हम x का मान कुछ रखेंगे तो y का मान कुछ आएगा, है ना, फिर y का मान कुछ रखेंगे तो x का मान कुछ आएगा, तो इसका अधिकतम हल संभव कितना? अनंत, अनगिनत होगा मेरे बच्चा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, अनगिनत। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल पर कि असंगत, क्या बोला? असंगत समीकरण युग्म के द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है? ठीक है, तो 3 चीजों हम बताए थे जब चैप्टर्स पढ़ा रहे थे एप्लीकेशन पे। ठीक है, एप्लीकेशन में पढ़े हो ना, नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम बता देते हैं। ठीक है, हमारा एप्लीकेशन का नाम जो बच्चे नहीं जानते हैं ध्यान देंगे, मिशन 2 वाले सर है। ठीक है, जाके प्ले स्टोर में सर्च करके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, वहां से वैसे ये सारे पीडीएफ भी मिल जाएंगे और बहुत सारे नोट्स भी वहां पे प्रोवाइड करवाया गया है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा। हाँ, यहाँ पे क्या है? असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है? तो देखो फर्स्ट केस में आपका संगत होता है बच्चों, जब a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर नहीं होता है, तो जब a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 सब बराबर होता है तो संगत होता है, और जब a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर हो लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं हो तो उस समय असंगत होता है। और उस समय की जो रेखाएं होती है मेरे बच्चे, असंगत है ना, उस समय की जो रेखाएं होती है वो कैसी होती है? समांतर होती है। क्या होती है? समांतर होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, और फर्स्ट वाला जो था उसमें प्रतिच्छेदी होता है, रेखा प्रतिच्छेदी होता है, और जो सेकेंड वाला जो है a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 सब बराबर होता है, तो उस समय क्या होता है? इसका जो रेखा संपाती होता है। ठीक है, चलिए बाकी जो पढ़े होंगे वो उनका रिकॉल हो गया होगा ये बातें, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। क्या दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का मूल होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग को क्या करना है? हल करना है। ठीक है, हल करना है और हल करके बताना है कि इसमें कौन सा मूल होगा। एक मूल पूछ रहा है, यहाँ पे आप लोग को 2 मूल निकलेगा, जिसमें से जो सही होगा वो आप लोग को मार देना है। चलिए यहाँ पे हम बनाते हैं मेरे बच्चे। क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस में 2 दिया हुआ है। ठीक है, बराबर में 0। हम क्या करेंगे? इसको फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा, और 2x स्क्वायर को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे 3x के बराबर आना चाहिए। तो 2x को जब हम x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और 2x को x जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ पे आपको माइनस 3x लाना है, तो कैसे लिखें हम लोग x और 2x को? कैसे लिखें कि माइनस 3x आ जाएगा? तो हम क्या करेंगे मेरे बच्चे यहाँ पे हम x लिख लेंगे माइनस में, और ये माइनस में हम क्या लिख लेंगे? 2x लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, तो x और 2x माइनस 3x प्लस यहाँ पे हम डाल देंगे 2 बराबर 0। अब हम दो दो का पेयर लगाएंगे,
दो दो का हम यहाँ क्या करेंगे, जोड़िया लगाएंगे और कॉमन निकालेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या बच्चा, तो इन दोनों में x कॉमन है, तो अंदर में क्या बचा, x बचा, क्योंकि दो गो था x बाहर निकल गया था, इसमें x बाहर निकल गया तो क्या बचा, 1 बचा। माइनस इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 है, तो 2 निकाल देंगे। अंदर में क्या बचा बच्चा, x बचा, और माइनस निकला है कॉमन, तो ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, ध्यान रखना इस चीज का। और ये -2 निकल गया तो यहाँ पे 1 बचा, बराबर में 0। ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ब्रैकेट वाला है दोनों वाला हर हाल में बराबर आना चाहिए, अगर बराबर नहीं आएगा तो आप गलत बना रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, x-2 एक जगह आ गया, और ये जो ब्रैकेट वाला है उसको एक जगह लिख देंगे, x-1। ठीक है, बराबर में 0। ठीक है, आप लोग को दिख रहा है या छुप जा रहा है, नहीं ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x-2 है ना, तो x-2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, हाँ अब दिख रहा होगा, हाँ। और यहाँ पे अगर हम देखें मेरे बच्चे, तो x-1 है, तो इसके बराबर में 0 लिख देंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, बीच में लाइन दे दो, तो यहाँ पे x का मान 2 निकल गया और x का मान यहाँ पे 1 निकल गया। x का मान 2 निकल गया और x का मान यहाँ पे 1 निकल गया, तो कौन सा इसका उत्तर सही होगा मेरे बच्चे, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो एक मूल निकालने बोला था, तो एक मूल हमारा 2 है, बाकी एक तो आपका कहीं है ही नहीं, एक है कहीं नहीं है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आया, चल आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। क्या दिया गया है कि दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्ग का योग 290 है। ठीक है, देखो इसको हम बनाते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, बात समझने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम बनाते हैं। यहाँ पे बना दे, हाँ सर बना दीजिए, मिटा दे इसको, क्या जगह बनाते हैं हम, ठीक। रुको एकदम बर्दाश्त करो तुम लोग, यहाँ पे जगह बना के बनाएंगे ताकि साफ साफ दिखे आप लोगों को, है ना बच्चा। बोले गुरु जी तो बहुत ध्यान देते हैं हम लोग पे, लेकिन हम लोग पढ़वे नहीं करते हैं, है कि नहीं। गुरु जी ध्यान देते हैं लेकिन तुम लोग नहीं पढ़ते हो। कोई बात नहीं बाबू, केकर पैरवा में कुल्हाड़ी मारेगा, अपने न मारेगा। क्या लिखा हुआ है, दो लगातार विषम धनात्मक का पूर्णांक। हम क्या करेंगे, विषम बोल रहा है ना, तो लिखेंगे माना, माना विषम धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। हम क्या मान लेंगे, एक x मान लेंगे, क्या मान लेंगे, x। और एक और जो हो जाएगा, हम क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि विषम बोल रहा है, तो हम विषम संख्या में नहीं पता है तो x मान लिए। दूसरा क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। बोले सर x+1 क्यों नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपको मान ले कि एक आपका विषम संख्या 5 है, तो दूसरा कितना होगा, 7 होगा। तो 5 और ये 7 कैसे लिखेंगे, 5+2 लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है, इसलिए x+2 हो जाएगा। अब इन दोनों के वर्ग का योग जो है आपका 290 दिया हुआ है, यानी कि x का वर्ग और प्लस x+2 का वर्ग, दोनों का वर्ग का योग जो है आपका कितना दिया हुआ है, 290 दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ो, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए बी, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू ए बी, तो 2 दूनी 4x हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2 दूनी 4x और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 और बराबर में 290। ठीक है, 4 क्यों हुआ, चूंकि 2 का स्क्वायर। इधर लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर और प्लस में 4x, और इधर आ जाओ यहाँ बच्चा 290, ये 4 इधर प्लस में है और ये 290 इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो हम 290 में से 4 को घटाएंगे कितना बचेगा, 286 बचेगा, बराबर में 0। बात समझ में है कैसे किए, सो 290 प्लस में था, इधर आके माइनस में हो गया, तो 4 घटेगा ना इसके साथ, तो घटेगा तो 286 बच गया। ये आपका समीकरण निकल गया। अब इसी समीकरण से आपको क्या करना है, आंसर निकालना है मेरे बच्चे। तो ये फर्स्ट लास्ट को गुना करके काम करेंगे हम लोग। अच्छा, इसको हम क्या करें ना, कि ये देखिए जो पूरे समीकरण 2 से हम भाग देंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 से कट जा रहा है, ये 2 से भाग देने पर, तो जब 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस ये इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, और माइनस इधर क्या हो जाएगा, 286 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 4 दूनी 8, 3 बराबर 0। ठीक है, अब फर्स्ट लास्ट को गुना करेंगे तो 143 हो जाएगा, है ना। इधर कर देते हैं, फर्स्ट लास्ट को गुना करेंगे तो 143 एक्स स्क्वायर, और 143 को हम लोग ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे x के बराबर आना चाहिए। ठीक है, x के बराबर यहाँ पे आना चाहिए। अच्छा बाबू, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 2x ना बचना चाहिए,
हाँ सर 2 बचेगा। ठीक है, अब क्या है कि 143 एक्स स्क्वायर को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे 2x के बराबर आना चाहिए। तो देखो 11 गुना 13 अगर हम गुना करते हैं तो 143 होता है। अब यहाँ पे हम लिखना शुरू करेंगे एक्स स्क्वायर, और 2x को हम लोग कैसे लिखे कि यहाँ पे मतलब 11 और 13 को कैसे लिखे कि प्लस में 2x आ जाए। तो हम क्या करेंगे 13x में से 11x को क्या करेंगे घटा देंगे, माइनस 143 बराबर 0। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा थोड़ा ऊपर कर लूँ, हाँ सर कर लीजिए। यहाँ पे हम कर लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और अच्छा सॉरी, इसमें दोनों में कॉमन ले लेते हैं ना, दोनों में हम क्या करेंगे कॉमन ले लेते हैं। तो दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या निकलेगा, एक्स निकलेगा, अंदर में क्या बचा, एक्स बचा प्लस 13 बचा। और यहाँ पे हम अगर 11 को कॉमन लेते हैं तो अंदर में क्या बचा, एक्स बचा। और यहाँ पे 11 को कॉमन लेते हैं तो 11 को कितना बार गुना करेंगे कि 143 आएगा, तो 13 बार। और माइनस निकला है कॉमन तो यहाँ प्लस हो जाएगा। और हम क्या बोले थे कि हर हाल में बच्चा ये वाला और ये वाला बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो x माइनस हुआ 11 बराबर 0 एक जगह लिख देंगे, और ये दो ब्रैकेट जो है उसको एक जगह लिख देंगे। तो x प्लस 13 बराबर 0 एक जगह लिख देंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा 11, और x बराबर हो जाएगा माइनस 13। तो हम इसमें से कौन लेके चले, 11 या 13? बोलेंगे सर ये धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक लेके चलिए। तो x बराबर कितना हो गया 11, x बराबर 11 मेरे बच्चा। ठीक है, x बराबर हमारा कितना आ गया 11 आ गया, और इसका पहला संख्या 11 आ गया, तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, तो x प्लस 2 यानी 11 प्लस 2। तो पहला संख्या 11 और दूसरा संख्या 13। तो 11 और 13 इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा 11 और 13। क्लियर है यहां तक का? क्लियर है? 11 और 13 ऑप्शन नंबर इसका 8 का कितना हो जाएगा जी 11 और 13। तो कहां पर है, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था, और लेकिन आप लोग का ऐसे ही बनाना पड़ेगा। आगे बढ़ते मेरे बच्चे, नेक्स्ट सवाल पर क्या दिया गया है। अच्छा इसको हम हटा देते हैं ना, हाँ 9 नंबर सवाल। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे गांठ का पानी। चलो अगला सवाल जो है मेरे बच्चे यहाँ पर क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में, क्या बोला, निम्नलिखित में एपी में कौन है, मतलब समांतर श्रेणी में इसमें कौन है ये आपको बताना है। तो बहुत ही आसान सवाल है, एकदम लॉलीपॉप हलवा सवाल पूछ दिया है। एपी में करने के लिए क्या बताए थे कि आपको क्या करना है कि जो संख्या दी गई है उनका जो अंतर होना चाहिए सभी का बराबर होना चाहिए। तो देखो ऑप्शन नंबर ए को लेके चलते हैं, तो 2 से 4 हो गया, 2 का अंतर है भैया। फिर 4 से 8, अरे 4 का अंतर हो गया जी, तो ये तो ऑप्शन कट गया क्योंकि सभी का अंतर बराबर होना चाहिए। 1 से 3, 2 का अंतर, ठीक है। 3 से 9, अरे 6 का अंतर हो जा रहा है जी ना, ये भी कट गया। इसमें आ जाओ सी नंबर में। ठीक है, सी से पहले डी वाला भी हम काट लेते हैं क्योंकि डी वाला भी नहीं लग रहा है हमको। 1 से 4 3 का अंतर, 4 से 9 5 का अंतर, अरे ये भी नहीं हो रहा है। अंतर जो होना चाहिए मेरे बच्चे बराबर आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं अभी हम उसका भी कर करके कि क्या सच में अंतर बराबर आता है। तो देखो सी वाला अगर हम लेके चले तो इन दोनों का अंतर जो है 4 का अंतर है। बोले सर कैसे, तो घटा के देख लो ना बाबू, -6 को -10 से घटा के देखो, तो -6 को हम -10 घटाएंगे तो -10 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो घटाएंगे तो 4 बचा। फिर उसके बाद -2 को 6 से घटाओ, तो -2 को हम अगर 6 से घटाते हैं तो ये माइनस है, और ये माइनस से घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी 4 हो गया अंतर। फिर 2 में से 4 को अगर -2 को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 2 माइनस 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 प्लस 2, तो 4। मतलब कि अंतर जो है इसमें सब बराबर है ना। जो हम आपको बताए थे जब समांतर श्रेणी पढ़ा रहे थे तो उसमें क्या बोले थे, D1 का वैल्यू, ये D1 का वैल्यू हो गया, ये D2 का वैल्यू हो गया, है ना, ये D1 का निकला था, ये D2 का निकला था। ये सभी बराबर होना चाहिए। अगर सब बराबर है तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, एपी में है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी वाले में जो है सभी का अंतर जो है बराबर है। क्लियर है? चलो आगे के सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या दिया गया है, देखो ये भी सवाल एकदम हलवा है बाबू, हलवा हलवा हलवा। क्या दिया वाला है देखो कि 1 4 7, 1 4 7 10 के 18वें पद का मान ज्ञात करना है। देखो ए का मान दे रखा है आपका 1, और डी का मान दे रखा है आपका, डी का मान दे रखा है आपका 4 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। आपको बोला है कि 18वें पद का मान निकालना है, तो ए 18 का मान निकालना है, तो एक ए प्लस कितना हो जाएगा 17 डी। ठीक है, जितना बोलेगा उसमें से 1 घटा करके लिखना है।
तो ए का मान कितना मेरा बच्चा, तो ए का मान 1 है और 17 इंटू डी का मान कितना है, तो 3 है। तो 1 प्लस 17 तिया 51 और 51 और 1 52, तो ए 18 का मान कितना निकल गया, 52 निकल गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा मेरे बच्चे। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। क्या दिया हुआ है, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 16:9, तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा, है ना। यानी कि दो त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल दे रखा है ना, और दोनों त्रिभुज जो है ना समरूप है मेरे बच्चे, ये भी याद रखिएगा। और इसका ये 16 दिया हुआ है, ये 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उसकी जो संगत भुजाएं होती है ना, संगत भुजाएं के उसका जो क्षेत्रफल होता है उसके वर्ग के बराबर होता है। बात समझ में आ रहा है, जो दो त्रिभुज की जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, वो उसके जो भुजाएं हैं, ठीक है, यानी कि अगर ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, यानी कि ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें बहुत ही आसान है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 4 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 निकल जाएगा, और 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो सॉरी 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 निकल जाएगा। तो 4:3 इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस तरीके का कोई भी सवाल रहे कि दो समरूप त्रिभुज की क्षेत्रफल दी गई, उसके संगत भुजाएं का अनुपात कितना होगा, तो आप क्या करना, उसका वर्गमूल निकाल देना, ठीक है। या फिर ऐसा सवाल थोड़ा सा पलट सकता है मेरा बच्चा, सवाल क्या पलट सकता है कि दो भुजाओं का अनुपात दिया रहेगा, दो संगत भुजाएं का अनुपात दिया रहेगा, और बोलेगा त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि बोल देगा 4 और 3 जो है भुजाओं का अनुपात है, तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, तो इसका स्क्वायर कर दो, 4 चौके 16, 3 तिया 9। बात समझ में आ रहा है, क्षेत्रफल से अगर भुजा की तरफ आओगे तो क्या करना है, वर्गमूल निकाल देना है, और अगर भुजा से अगर आप क्षेत्रफल की तरफ जा रहे हो तो क्या कर देना, वर्ग कर देना है, बस कुछ बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। क्या दिया गया है, समचतुर्भुज के विकर्ण जो है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर प्रत्येक, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी। देखिए ये एक फॉर्मूला से बनेगा मेरे बच्चा। इसके दो विकर्ण दिए गए हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण दिए गए हैं, समचतुर्भुज ऐसा होता है, इसके दोनों विकर्ण दिए गए हैं, है ना। थोड़ा सा टेढ़ा कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो विकर्ण दिया गया है और इसकी प्रतिभुजा, देखो भुजा और विकर्ण से जो संबंध होता है बच्चों, इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है संबंध में, तो इसका फॉर्मूला मैं कहाँ लिख दूं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। अब जगह बन गया, हाँ सर, बड़ा कर लेता हूँ सबसे अच्छा, इतना ही ठीक था जी, यहीं से बना देते हैं। चलो इसका संबंध क्या होता है, इसका संबंध होता है D1 प्लस, अच्छा सॉरी, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर और बराबर में होता है 4a स्क्वायर, ठीक है। ये संबंध होता है, यही फॉर्मूला आप लोग को से ये बनने वाला है। तो D1 यानी कि विकर्ण, पहला विकर्ण कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, दिख रहा है ना जी आप लोग को, या मेरे से छुप जा रहा, नहीं छुप रहा है, ठीक है। प्लस D2 का स्क्वायर, D2 कितना है, तो 8, 8 का स्क्वायर कर देंगे, बराबर इधर 4a स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 8 का स्क्वायर 8 8 64, और बराबर हो जाएगा इधर 4a स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ओहो, हाँ 4a स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 36 और 64 को अगर हम जोड़ देते तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और बराबर में हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो ये 4 से 4 जो है इधर आके आपका किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 4 जो है आपका इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ना हट जाता हूँ, हाँ 4 4 जो है इधर आके आपका डिवाइड में हो जाएगा, तो 100/4 हो जाएगा, बराबर a स्क्वायर हो गया। 4 से इसको काटेंगे तो कितना से कटेगा, 25 चौके 100 और बराबर a स्क्वायर, स्क्वायर जो इधर आके इसमें किस में हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, तो a बराबर 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो a बराबर जो निकल गया मेरे बच्चे 5 निकल गया, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके का फॉर्मूला आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है बच्चा, ठीक है, कि विकर्ण और अगर समचतुर्भुज है तो उसके विकर्ण और उसके भुजा का संबंध है ये, ठीक है, ये संबंध है, और इसी संबंध से हम लोग क्या किए, इस भुजा का मान निकाले, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या सवाल दिया गया है कि दो अक्षों के, है ना, क्या बोला कि दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं। अरे भैया, दो अक्ष जैसे बोलते थे ना कि दो
अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? तो वही चीज है, प्रतिच्छेदी बिंदु, थोड़ा सा पलट करके बोल दिया है। ठीक है, तो दो अक्ष के कटान बिंदु या फिर प्रतिच्छेदी बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। तो मूल बिंदु इसमें कहां पर है? ऑप्शन नंबर मिला लो जल्दी से। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया है कि y अक्ष से 5 इकाई युग्म और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो बिंदु P का निर्देशांक कितना होगा? ठीक है, बिंदु P का निर्देशांक कितना होगा ये आपको बताना है। देखिए मेरे बच्चा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कार्तीय तल बनाएंगे सबसे पहले। कार्तीय तल में ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है। यहाँ पे बोला गया कि y अक्ष से 5 इकाई, तो y अक्ष से 5 इकाई, चाहे यहाँ नीचे हो जा सकता है, चाहे यहाँ जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। और क्या बोला? x अक्ष पर एक बिंदु, x अक्ष पर ही कोई बिंदु है, तो y अक्ष से यहां से हम स्टार्ट करेंगे और x अक्ष पर कोई बिंदु, देखो इसी पर कोई बिंदु है, और है ना, तो ये आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे, है ना। और y अक्ष से बोला गया यहां से यहां तक का, और वो बिंदु जो है कहां पर है? x अक्ष पर है। तो इसका मतलब कि यहाँ जो निर्देशांक जो निकलेगा, p का निर्देशांक जो निकलेगा वो कितना होगा? x का मान पहले 5, क्योंकि x का मान पहले लिखते हैं, बाद में y का मान ना ऊपर गया ना नीचे गया है, तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो 5 और 0 इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? फिर से समझिए, y अक्ष से 5 इकाई युग्म, ठीक है, y अक्ष से बोला गया है, तो 5 इकाई युग्म चाहे इधर जा सकता है, चाहे इधर जा सकता है, चाहे इधर जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। लेकिन फिर तुरंत बोल दिया x अक्ष पर एक बिंदु, मतलब वो जो बिंदु है वो x से अक्ष पर है, मतलब ना ऊपर है ना नीचे है, तो यहीं पर है, तो वो बिंदु P यहाँ पर है। और इसमें आपका x का मान 5 और y का मान ना ऊपर गया ना नीचे गया, तो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल 15 नंबर कि साइन a बराबर 3/4 है, तो कोसेक a का मान कितना होगा? अब बच्चा जो थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, जो बच्चा थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगा लेगा, उससे ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा लेट से बनेगा। लेकिन आप लोग को बस हम एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं। देखो बच्चा, साइन a क्या दिया हुआ है? साइन a का मान दिया हुआ है 3/4, है ना, 3/4 दिया हुआ है, और आपको कोसेक का मान पूछ रहा है। और कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताओ तो जल्दी से। कोसेक का फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है? तो इसका उल्टा होता है, साइन का ये उल्टा होता है। तो साइन का उल्टा होता है, तो अगर 3/4 है तो ये कितना हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। कुछ बहुत बड़ा थोड़ा काम किए हैं, तो 4/3 इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हाँ, लेकिन कोट का 10 का अगर बोलता तो आपको क्या करना पड़ता? आधार को निकालना पड़ता। ठीक है, ये आपका यहाँ पे लंब दिया हुआ था, ये आपका कर्ण दिया हुआ था, आपको आधार निकालना पड़ता। लेकिन हमें कोसेक निकालने बोला, तो कोसेक में हमको आधार की जरूरत ही नहीं, वहां पे भी लंब और करने का जरूरत है, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण आपका 4 है और ये आपका आधार कर्ण लंब है 3, 4/3। साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, दिक्कत नहीं। ठीक है, अब कुछ बच्चे ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो वो आधार भी निकालेंगे, उसके बाद फिर कोसेक का मान निकालेंगे। ठीक है, तो खैर कोसेक यहाँ पे आधार का जरूरत ही नहीं था, है ना। चलो नेक्स्ट सवाल देखे बच्चा, क्या है? सेक a प्लस 10a और 1 माइनस साइन a बराबर इक्वल है, तो ये कितना का इक्वल है बच्चा? पहले देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अच्छा, बड़ा करना पड़ेगा यार। ठीक है, हाँ, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मिटा दिए ना, जगह बनने दी हम लोग, थोड़ा सा और छोटा हो बाबू। ठीक है, हाँ, तो देखिए यहां लिखा हुआ है सेक a प्लस 10a और ब्रैकेट में दिया हुआ 1 माइनस साइन a। तो देखिए सेक a को हम लोग लिख सकते हैं 1/कोस a, बोले हाँ सर लिख सकते हैं। और प्लस 10a को लिख सकते हैं हम लोग 10 को साइन बटा कोस, बोले हाँ सर लिख सकते हैं साइन a/कोस a। ठीक है, और इसको हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहां लिखेंगे 1 माइनस साइन a। अच्छा, यहाँ 1/कोस a और साइन बटा कोस ए का हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? कोस ए हो जाएगा। और कोस ए को कितना पढ़ेंगे? कोस आएगा तो एक बार पढ़ेंगे तो 1 हो जाएगा। और प्लस कोस ए को कितना पढ़ेंगे? एक बार, और 1 को साइन से गुना करेंगे तो साइन ए हो जाएगा। और इधर आपका हो गया इंटू में 1 माइनस साइन ए। अब देखो ये इंटू इंटू दोनों में है, ठीक है, तो ऊपर ऊपर वाला गुना हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए क्या हो जाएगा?
तो मतलब कि ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी कितना है साइन स्क्वायर ए, और बट्टा में हो जाएगा इधर कोस ए। चलिए बराबर में जाए, तो वन स्क्वायर है ना, वन स्क्वायर का अगर हम वन का स्क्वायर करेंगे तो वन ही रह जाएगा, और साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो कोस स्क्वायर ए होता है, और बराबर बटा कोस ए। तो कोस स्क्वायर ए को हम लोग, कोस स्क्वायर को हम लोग दो बार लिख सकते हैं, कोस ए, बोले हाँ सर लिख सकते हैं, है ना, कोस स्क्वायर को कोस ए लिख सकते हैं, तो कोस ए कट गया तो क्या बचा हमारे पास, कोस ए बचा, तो कोस ए इसका उत्तर हो जाएगा, कहां पर है, कोस ए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले बच्चा, इसको भी आप लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए इसको अब हम लोग हटाते हैं और आगे के सवाल बनाते हैं। अगला जो सवाल दिया है मेरे बच्चा 17 नंबर, क्या दिया है कि यदि टेन ए बराबर रूट थ्री है तो ए का मान कितना होगा, है ना, टेन ए बराबर बोला कि रूट थ्री, तो टेन रूट थ्री किसका वैल्यू है बच्चों, तो टेन 60 डिग्री का मान है ना, तो ए का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कुछ बच्चे ना इस ये सारे क्वेश्चन को ना बहुत हार्ड में ले लेते हैं, अरे भाई थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा पेशेंस रखो और थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ठीक है, हर क्वेश्चन को हैंडल करना आ जाएगा। अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, मिशन टू चैनल पे अगर पढ़ रहे हो, मिशन टू एप्लीकेशन से पढ़े हो, तो आप फिर डरते क्यों हो? मैथ से डरना ही नहीं है आपको, जरा सा नहीं डरना है, बता देता हूं मैं। अगर डरोगे तो फिर मरोगे, डरोगे तो मार भी खाओगे, ये भी ध्यान रखना। चलो आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया है कि जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया उसकी ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। मतलब कि एक खंभा दे दिया है बच्चा, है ना, एक खंभा दे दिया गया है, और खंभे की जो है छाया, खंभे जो सीधा खंभा है और छाया, छाया जो बन रहा है, मान लो कि यहाँ से यहाँ छाया बन रहा होगा इतना। ठीक है, और दोनों की लंबाइयां जो है बराबर है, और लंबाइयां जब बराबर है मेरे बच्चा, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो बराबर कब होता है ये, बराबर कब होता है मेरे बच्चा, ठीक है, तो टेन 45 का मान क्या होता है, लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार। ठीक है, और मान लो कि ये भी एक होगा, ये भी एक होगा, या पांच मान लो, ये भी पांच और ये भी पांच, है ना, बोला ना कि दोनों की लंबाइयां बराबर है, तो पांच पांच मान लिए, तो टेन 45 का मान कितना होता है, एक होता है। ठीक है, टेन 45 का मान कितना होता है, एक होता है, और बराबर लंब बटा आधार, तो ये कितना हो जाएगा, एक बटा एक, एक से एक काटेंगे तो एक, यानी कि टेन 45 का मान जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये आपका उन्नयन कोण जो हो जाएगा टेन 45 हो जाएगा। ठीक है, टेन 45 क्यों, क्योंकि दोनों बराबर हो जाएगा, टेन 45 होगा, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला सवाल जो दिया गया है, अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है, एकदम कक्षा 8वीं में पढ़ करके आए हैं। अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। चलो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, यदि दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य हो तो उनके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। मतलब कि एक वृत्त है और इसकी त्रिज्या, और एक और वृत्त मान लो ऐसे है, इसकी त्रिज्या, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं को मिला करके दोनों बराबर होती है, तो बराबर होती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों टच कर रहा है दोनों रेखा को। तो इसमें कितने स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक तो ऐसा हो सकता है बच्चों, एक ऐसा हो सकता है, एक ऐसा हो सकता है, तो तीन गो हो सकता है। कितना हो सकता है, तीन गो हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं आपस में क्या होती है। देखो एक वृत्त है और वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं, समदूरस्थ मतलब कि इधर की जीवा जितना दूर पर है, इधर की जीवा भी उतना ही दूर पर है, तो इस ये क्या होती है, दोनों जीवाएं जो होती है, यानी कि ये वाला जीवा, यानी मान लो ये ए बी है जीवा और ये पी क्यू है, तो दोनों जीवा जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, अगर समान दूरी पर है तो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दो गोले का आयतन जो है 8:27 दिया हुआ है, उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। ठीक है, देखिए गोले का आयतन आपका 8:27 दिया हुआ है, आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। चलिए कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। तो गोले का जो आयतन होता है मेरे बच्चे, इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, देखिए दोनों का आर जो है अलग अलग है, इसलिए हम लोग इसको R1 मान लेंगे, अनुपात दे देंगे, फिर 4/3 पाई आर क्यूब,
और इसको हम लोग R2 मान लेंगे। देखिए 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ पे R1 का क्यू है यहाँ पर, ठीक है। R1 कितना है 8, 8 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे आपका कितना है जी 27 है। अच्छा यहाँ पे तो आयतन दिया हुआ है जी, आयतन यहाँ 8 दिया हुआ है, तो 8 हो जाएगा यहाँ पर, तो अंडर क्यूब हो जाएगा। ध्यान देना यहाँ पे, थोड़ा सा समझो बात को। आयतन यहाँ पे आपका पहले से दे रखा है, ये मतलब कि R बराबर आपका 8 दे दिया है, और यहाँ पे भी R1 है ना, चलो, और यहाँ पे भी R³ का जो आयतन है, R2 का क्यूब है, वो कितना दे दिया गया है 27 दिया है। इससे हम लोग R का वैल्यू निकालेंगे, तो R बराबर कितना हो जाएगा, अब एक क्यूब इधर है तो इधर आकर के किस में हो जाएगा, इधर आपका अंडर क्यूब में हो जाएगा। तो 8 को हम लोग अंडर क्यूब अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यानी 2 निकल जाएगा। इसी प्रकार 27 का अगर हम निकालते हैं इधर, तो 27 का कितना हो जाएगा, R बराबर √27, और यहाँ पे क्यूब, मतलब 3 जोड़ियां बाहर निकालना बच्चों, 3 जोड़ियां बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 3 गुना 3, यानी कि 3 का बाहर निकल जाएगा, तो R बराबर 3 निकल गया। यानी कि एक R आपका 2 निकल गया, एक R आपका 3 निकल गया, है ना। R1 निकल गया 2 और R2 निकल गया, R2 निकल गया 3। अब आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बोल रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है चार पाई R स्क्वायर, ठीक है। R1 का स्क्वायर कर देंगे, अनुपात दे देंगे यहाँ पर 4 पाई R2 का स्क्वायर, है ना। गोले का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही फॉर्मूला होता है बच्चा। तो ये 4 पाई कट जाएगा, तो R1 का स्क्वायर, R1 कितना था, तो 2 का स्क्वायर कर दो। यहाँ पे R2 कितना था 3, तो 3 का स्क्वायर कर दो, तो 2 दूनी 4 और 3 दिया 9, तो 4:9 इसका उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4:9 इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक का, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले आयतन से, जो आयतन का अनुपात दिया हुआ है उससे आप लोगों को क्या करना है, पहले त्रिज्या निकाल लेना है। जब त्रिज्या निकल जाएगा मेरे बच्चे, उसके बाद आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात में इसको तोड़ देना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। चलो देखो अगला सवाल क्या दिया हुआ है, कि किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो देखो गोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 4 पाई R स्क्वायर होता है, और इसके बराबर में कितना दिया हुआ है, 144 पाई दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 को हम इधर लाएंगे, अच्छा पाई से पाई पहले काट दो भाई, ठीक है, और 4 को इधर आएंगे हम, ठीक है। R स्क्वायर बराबर 4 को हम इधर डिवाइड में की तरफ ले जाएंगे, क्यों, क्योंकि इनटू में था, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 तिया 12 और 4 4 4 4 तिया 12, 2 बचा 4 छक 24, 36, तो R बराबर कितना हो जाएगा, √36, और R बराबर 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6 निकल जाएगा, 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6 निकल जाएगा, यानी कि R का वैल्यू जो निकल गया मेरे बच्चा, वो कितना निकल गया, 6 निकल गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक का, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा मैं छुप गया हूं ना, अच्छा मैं भी आ जाता हूं यहाँ पर, ठीक है। मैं क्यों आखिर अंदर चला गया, कहाँ गया, हाँ ठीक है आ गया चलो, बहुत इंतजार कर रहे थे ना मेरा, अरे क्या हो गया, हाँ देखो क्या बोला, एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या होगी। अरे भाई 1/2 होगा, बच्चा बच्चा लोग जानता है इसमें, ठीक है, बच्चा बच्चा लोग जानता है कि 1/2 होगा। पट आने की प्रायिकता वो भी 1/2 होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं लोग नेक्स्ट, निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी, तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होगी। कई बार आपको याद भी करा चुके हैं हम आप लोगों को, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी, 1 होगी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, एक पासा को उछाला जाता है, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो पासा में कुल अंक कितने होते हैं, कुल संख्या कितना होता है, तो आपका 6 गो होता है, जिसमें सम संख्या के गो होता है, तो सम संख्या आपको 3 गो होता है, कौन कौन, 2 4 6, है ना, तो 3 गो होता है। तो अब यहाँ पे प्रायिकता कितना हो जाएगा, तो प्रायिकता हो जाएगा सम संख्या केट है 3 गो, टोटल संख्या कितना है 6 गो, तो 3 एका 3, 3 दूनी 6, 1/2 इसका आंसर कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए 26 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर, 27 नंबर ध्यान दो, ठीक है। और आप लोग को बता देते हैं मेरे बच्चे, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया है, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व कराए हैं, इसी पैटर्न पे इसी तरीके से आप लोग को और भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, और लगातार आपको हमारे चैनल पे और भी मॉडल पेपर जो मिशन 2 की तरफ से जो बनाया जाएगा मॉडल पेपर, वो भी मॉडल पेपर आप लोग को सॉल्यूशन कराया जाएगा,
ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे और चैनल पे आपको बने रहना है। और डेली लाइव 7 बजे आप लोग का होता है, शाम 7 बजे आप लोग जुड़ने का प्रयास कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को वहां तक लाने का प्रयास करना है आप लोगों को। ठीक है, और सभी मॉडल पेपर प्रश्न का आप लोग का सॉल्यूशन हमारे यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। और आप लोग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाला गया है, वो भी आप देख सकते हैं लगातार मेरे बच्चे। ठीक है, वीडियो को जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना आप लोग को बेनिफिट होगा, क्योंकि ज्यादा बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो उतना ज्यादा हमारे द्वारा एफर्ट किया जाएगा आप लोगों के एग्जाम की तैयारी के लिए। ठीक है, चलो 27 नंबर सवाल देखेंगे। क्या दिया गया है कि यदि x+2 3x+4x+1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा। ठीक है, समांतर श्रेणी में है, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का डिफरेंस बराबर और इन दोनों का डिफरेंस बराबर है। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। अब देखिए, जब बराबर है तो हम लोग यहां से बनाएंगे, यानी कि अरे कहां चल जाता है जी। हाँ हाँ, देखिए, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 3x में से x+2 को हम घटा के लिखेंगे, तो 3x - x+2 ये हम लिखेंगे इधर, और इसी के बराबर में हो जाएगा 4x+1, 4x+1 और माइनस में 3x। क्यों हुआ बराबर पता है? जैसे कि एपी में रहता है ना बाबू, जैसे कि 2 4 6 इस तरीके से एपी में अगर दिया हुआ है तो इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 4-2 और इधर 6-4, 6-4 देखो, 6-4 देखो, दोनों साइड बराबर है ना, बोले हाँ सर बराबर है, तो इसीलिए हम इसको बराबर किए। यदि एपी में है तो हम क्या करेंगे, A2 में से A1 को घटाएंगे, यानी ये A2 है ये A1 है, घटाएंगे, और A3 में से A2 को घटाएंगे तो दोनों बराबर होना चाहिए, तो हमने उतना लिख दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x, अरे यार छुप रहा है ना मेरे से, फिर हमको हटना पड़ेगा यहाँ से, चलो हट जाता हूँ मैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -x और माइनस को 2 से गुना करेंगे तो -2, सही जा रहे हैं ना हम लोग? हाँ ठीक है, बराबर 4x में से 3x घटाएंगे तो कितना बचेगा, x बचेगा और +1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 3x में से x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2x बचेगा और माइनस में 2 बराबर x+1। देखिए 2x और ये x जो है इधर माइनस प्लस में, इधर आकर माइनस में x हो जाएगा, और यहाँ पे एक जो है प्लस में रहेगा, और ये जो माइनस में 2 है तो इधर आके आपका प्लस में 2 हो जाएगा। तो 2x में से x घटाएंगे तो x बचेगा, और 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू जो निकल गया वो कितना निकल गया, 3 निकल गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है। देखिए एक्चुअली में जगह नहीं दिया गया, इसीलिए मुझे हटना पड़ता है यहाँ से। ठीक है, जगह दिया रहता ना तो दिक्कत ही नहीं था यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या दिया गया है कि यदि 6 8 9 और x तथा 13 का माध्य 10 दिया हुआ है और x का मान कितना होगा। देखो माध्य का जो फॉर्मूला होता है ना, प्रेक्षणों की कुल योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या, यही होता है ना, प्रेक्षणों का कुल योगफल बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो चलो हम लिखते हैं यहाँ पर, माध्य बराबर जो फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों की कुल संख्या, कुल संख्या बटा प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, तो माध्य कितना है बच्चा दिया हुआ है, यहाँ 10 दिया हुआ है, और प्रेक्षणों के कुल योग है, यहाँ पे योग लिखना पड़ेगा आपको। तो प्रेक्षणों का कुल योग यानी कि 6 + 8 + 9 + x + और 13, और बटा में हम लिख देंगे यहाँ पर प्रेक्षणों की संख्या केठो है, देखो तो 1 2 3 4 5 गो है, तो 5 लिख देंगे। ये 5 जो है इंटू इधर आके आपकी डिवाइड में इधर आके किस में हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा, तो हो जाएगा। इधर अब सबको जोड़ो, तो 6 और 8, 6 और 8 कितना हो जाता है जी, 6 8 14, 14 और 9, 14 और 9 जो हो जाएगा आपका, 14 और 9 14 और 10 24, 23 हो जाएगा, और 23 और 13 जोड़ दो, 23 और 10 33 और 3 36, 36 हो जाएगा यहाँ पर, है ना, कितना हो जाएगा 36 + x, 36 + x। यहाँ पे 10 बचे 50, और ये 36 इधर आके आपका माइनस में हो जाएगा, बराबर x हो जाएगा। 50 में से 36 घटाएंगे कितना बचेगा, 14, यानी कि x का जो वैल्यू निकल गया वो कितना निकल गया, 14 निकल गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि जो x के जगह में आपको 14 रखना था। क्लियर है? आप लोग सभी प्रश्न को नोट करेंगे मेरे बच्चे, आगे बढ़ते हैं। 2 सवाल और बचा हुआ है, और 2 सवाल एकदम हल्के में है, एकदम लॉलीपॉप सवाल है, और लॉलीपॉप सवाल से पहले मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। अरे भैया
देखो इसके बाद भी आप लोग का सब्जेक्टिव सवाल और सब्जेक्टिव का सवाल का भी आप लोग का सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है सॉल्यूशन तो आप लोग को करवा दिया जाएगा, अगर सॉल्यूशन किया होगा तो आप लोग वहां से देख लेंगे। ठीक है, चूंकि वीडियो कोई कोई बाद में देखे होंगे तो हो सकता है सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगला देखो यहाँ पर क्या दिया है, 2 6 4 5 0 2 1 3 2 का बहुलक होगा। तो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ वही बहुलक है। तो देखो सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हुआ है 2 हुआ है, 1 2 3, 3 बार रिपीट हुआ है सबसे ज्यादा, है ना। तो बहुलक कितना हो जाएगा, कितना बहुलक हो जाएगा, 2 इसका बहुलक हो जाएगा, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। मैं आ जाता हूँ अब थोड़ा, हाँ, चूंकि अब तो नीचे जगह भी हमारे पास बना लेंगे हम यहाँ पर। क्या दिया हुआ है, नहीं 8 7 12 15 10 9 11 की माध्यिका होगी। देखो माध्यिका जब भी निकालना पड़ेगा तो सबसे पहले इसको क्या करना है, आपको अरेंज करना है। क्या करना है, इसको अरेंज करना है, यानी कि आरोही क्रम में सजाना है। तो सबसे छोटा कौन है बाबू, तो 7 है, उसके बाद कितना है 8 है, उसके बाद फिर कितना है बाबू, तो उसके बाद आपका 8 के बाद 9 है, उसके बाद 10 भी है, उसके बाद 11 है, उसके बाद फिर 12 है, और उसके बाद 13 14 नहीं 15 है। तो क्या हो गया, 2 2 4 2 6 1 7 हो गया, 2 2 4 2 6 1 7। आरोही क्रम में हम इसको क्या किया, सजा दिए। ठीक है, बढ़ते क्रम में। अब इसके बाद माध्यिका जब भी निकालने बोलेगा तो बीचे बीच में जो होगा वही इसका उत्तर होगा, है ना। तो देखो 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, बीच में कौन है 10, तो 10 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ ऐसे डायरेक्ट मत कर देना, पहले आरोही क्रम में सजा लेना, उसके बाद ही निकालना। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग का क्या हो गया मेरे बच्चे, आज का आप लोग का जो मॉडल प्रश्न पत्र में जितने प्रश्न थे उसमें हम आज 1 से लेकर 30 तक का क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्यूशन करा दिए। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत है आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरीके का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन पाने के लिए मेरे बच्चे आप हमारे चैनल से बने रहेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे जितना ज्यादा। ठीक है, जितने ज्यादा हमारा जो उद्देश्य होगा वो पूरा होगा, उसके बाद हम इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आप लोग को सॉल्यूशन करा देंगे। चलिए मेरे बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइव क्लास में जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। 7 बजे लाइव क्लासेस चलती है। ठीक है, जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि 9th वाले बच्चे जो भी होंगे, ठीक है, आपके मित्र सहपाठी, 9th के वीडियो भी अपलोड होता है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा प्ले स्टोर में, सॉरी प्लेलिस्ट में जा करके। ठीक है, या फिर आप जैसे ही 9th का वीडियो अपलोड होता है आप लोग कम से कम 9th वाले बच्चों को शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। बिल्कुल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चे, थैंक यू सो मच।